नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमए यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 14 है और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाके आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तैयार जो करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कोई एक चुनौती बताइए, यानी कि कोई एक चैलेंज बताना है आपको राष्ट्रीय एकीकरण में, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के। तो सांप्रदायिकता जो भारत में राष्ट्र एकीकरण की एक प्रमुख चुनौती है। तो क्या चुनौती है? तो सांप्रदायिकता। जब लोग धर्म के आधार पर भेदभाव और संघर्ष करते हैं तो देश की एकता, भाईचारा तथा सामाजिक सद्भाव कमजोर हो जाता है। तो सांप्रदायिकता होता क्या है? तो सांप्रदायिकता जो है वह भावना है जिसमें लोग जो होते हैं अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि सबसे अधिक मजबूत मानते हैं, और दूसरे के धर्मों यानी कि दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति जो भेदभाव करते हैं, विरोध करते हैं या फिर घृणा करते हैं। तो इसी का जो व्यवहार करना, इस तरह के व्यवहार करना कोई जो हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं, और इससे जो है समाज में झगड़े, तनाव और हिंसा बढ़ती है तथा राष्ट्रीय एकता में कमजोरी होती है। इन्हीं सब कारणों से सांप्रदायिकता। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या होती है, सेट 1 में हम लोगों ने बता दिया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि भारत के, जैसे कि भारत देश में हम लोग रहते हैं, तो भारत के सभी लोग, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या संस्कृति अलग अलग हो, फिर भी वे एक परिवार की तरह जो मिलजुल कर रहे और देश के हित में को जो है सबसे ऊपर रखे। तो यही आपका राष्ट्रीय एकीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता वह व्यवस्था है जिसमें राज्य जो है सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता, तथा प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि अपने धर्म के बारे में मानने, पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार जो है सभी धर्मों का बराबर मानती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सरकार ना तो किसी एक धर्म को अपना धर्म मानती है और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करती है, और सभी नागरिक को जो अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने और प्रचार करने की जो समान आज़ादी देता है, यानी कि समान स्वतंत्रता देता है। तो यही आपका जो धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन कोएलिशन पॉलिटिक्स, यानी कि गठबंधन राजनीति की परिभाषा दीजिए। तो गठबंधन राजनीति वह व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाती है, और स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर, यानी कि पूर्ण बहुमत ना मिलने पर जो आपसी सहयोग, यानी कि आपस में सहयोग कर लेते हैं और समझौते के आधार पर जो मिलकर जो सरकार बनाते हैं और तथा शासन चलाते हैं। यही आपका जो गठबंधन राजनीति है। और गठबंधन राजनीति का मतलब है कि जब किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव में जो पूर्ण बहुमत ना मिले, तो तब जो है दो या दो से अधिक दल मिलकर, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाते हैं, और सरकार चलाने के लिए जो सभी दल आपसी सहयोग, समझौता और सहमति से काम करते हैं, सभी पार्टियां मिलकर, और हर दल जो है अपनी राय देता है और मिलकर जो है निर्णय लेता है। यही जो आपका गठबंधन राजनीति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, निर्वाचन सुधार का एक उद्देश्य बताइए। तो आपको एक उद्देश्य बताना है निर्वाचन सुधार का। तो निर्वाचन सुधार एक प्रमुख उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, ताकि सभी मतदाता बिना किसी दबाव, डर या लालच के अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सके। तो निर्वाचन सुधार का मतलब है कि चुनाव प्रणाली में ऐसे बदलाव करना जिससे जो चुनाव ईमानदारी पूर्वक हो, निष्पक्षता से हो और पारदर्शिता से हो सके। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हर मतदाता जो है, यानी कि हर कोई वोट डालने वाला जो है अपनी इच्छा से वोट दे, यानी कि किसी के डर या दबाव से या लालच या धोखाधड़ी के कारण अपनी इच्छा से वोट दे, ये और जो है अपनी सही उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं, यानी कि जो उम्मीदवार खड़े हुए इलेक्शन में तो उसका सही से चयन कर सकते हैं। यही जो आपका निर्वाचन सुधार का एक उद्देश्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस इन ए डेमोक्रेसी।
तो लोकतंत्र में प्रेस का एक उत्तरदायित्व बताइए, यानी कि लोकतंत्र में प्रेस की क्या भूमिका है, एक प्रमुख उत्तरदायित्व, इसके बारे में बताना है। तो लोकतंत्र में प्रेस का जो एक प्रमुख उत्तरदायित्व जनता तक जो है सही, निष्पक्ष और सत्य जानकारी पहुंचाना है, ताकि नागरिक जागरूक बने, सही निर्णय ले तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सके। और जो है प्रेस का सबसे बड़ा काम जो होता है वो सही खबर देना है। यदि प्रेस सच्ची और निष्पक्ष जानकारी देगा तो जनता जो सही बात जान पाएगी, जागरूक बनेगी और देश में जो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ये जो प्रेस का उत्तरदायित्व है लोकतंत्र में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक आधार की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है तो इसके कौन कौन से जो संवैधानिक आधार है, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो संवैधानिक आधार का मतलब है कि संविधान में कौन कौन से नियम और अनुच्छेद जो है धर्मनिरपेक्षता का समर्थन देते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का साथ देते हैं। और भारत का संविधान कहता है कि सरकार जो है सभी धर्मों को समान सम्मान देगी और किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी। तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता है। तो उसके उत्तर को देख लेते हैं। तो भारत जो एक बहुधार्मिक देश है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और जहाँ जो विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग जो है साथ रहते हैं भारत में। इसलिए जो भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है तथा किसी एक धर्म का जो है पक्ष नहीं लेता। संविधान जो है प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि उसकी आज़ादी देता है अपने धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने के। और जो भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता का जो संवैधानिक आधार संविधान की प्रस्तावना से शुरू होता है, यानी कि संविधान के प्रस्तावना से शुरू होता है ये धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक आधार। पहला आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी कि कौन से संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिससे जो यह स्पष्ट हुआ कि भारत का कोई राज धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। और संविधान का अनुच्छेद 14 जो है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जो आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और अनुच्छेद 16 जो है सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करता है। और अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 26 जो आपको धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 जो आपका किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 28 जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। तो ये सभी इसके जो है संवैधानिक आधार थे। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 29 और 30 जो है धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षण संस्थाओं की रक्षा एवं संचालन का अधिकार देते हैं। और संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य भी समानता, सहिष्णुता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। और इन्हीं जो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर भारत में जो है सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द नक्सल मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो भारतीय समाज एवं राजनीति पर नक्सल आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए, यानी कि भारतीय समाज और राजनीति पर नक्सल आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो नक्सल आंदोलन जो है भारत का एक उग्रवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। और इस आंदोलन का प्रभाव जो भारतीय समाज और राजनीति दोनों पर गहराई से पड़ा है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ा। नक्सली हिंसा के कारण अनेक लोग तथा सुरक्षा बलों के जवानों की मृत्यु हुई और कई क्षेत्रों में भय तथा असुरक्षा का वातावरण बन गया। और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी विकास योजनाएं धीमी हो गई और लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ और कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। उद्योगों और व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे जो आर्थिक विकास बाधित हुआ। समाज में असुरक्षा और तनाव की भावना बढ़ी और भारतीय राजनीति पर भी नक्सल आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में अधिक सुरक्षा बल तैनात करने पड़े और कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ा। साथ ही सरकार ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। भूमि सुधार, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। और इस आंदोलन ने जो सरकार का ध्यान सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और आदिवासी समस्याओं की ओर भी आकर्षित किया।
जिससे इन मुद्दों पर नई नीतियाँ बनाएगी। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे जो वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू ओवरकम देम। तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों की विवेचना करते हुए उनके समाधान के उपाय बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो भारत में जो है गठबंधन राजनीति के अर्थ, विकास एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन इंडिया। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत तथा भारत में उसके व्यवहारिक स्वरूप का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड मेजर्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में निर्वाचन सुधार के अर्थ, आवश्यकता एवं प्रमुख सुधार उपायों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्रेस इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड सजेस्ट मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स रोल। तो भारतीय लोकतंत्र में प्रेस के समक्ष चुनौतियों का परीक्षण करते हुए उसकी भूमिका को सुदृढ़ करने के उपाय बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द नक्सल मूवमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो भारत में नक्सल आंदोलन के कारणों की व्याख्या करते हुए इसके नियंत्रण के उपयुक्त उपाय बताइए, यानी कि इसे नक्सल आंदोलन को किस तरह जो है नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके उपाय आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। और ये था आपका सेट 2 मेजर पेपर 14, जो कि सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। और ये वीडियो एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 सेशन जो 2022 से 26 है, इसके लिए वीडियो था। बाकी हम लोग सेट 3 का भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है। और आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।